ट्रेनिंग का डे 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड स्टिल वी आर डिस्कसिंग दी मॉड्यूल 1. इट्स नॉट मॉड्यूल 2. लेट मी चेंज इट. इट्स मॉड्यूल 1. ओके. तो 2 दिन की ट्रेनिंग का जो रिकैप थोड़ा सा मैं कर देता हूँ. फर्स्ट डे तो क्लाउड कंप्यूटिंग का डिस्कशन हमने किया था. बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, एंड देन डेटा सेंटर का डिस्कशन किया था. उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स का बात हुआ, फिर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है. एंड देन कल की क्लास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड टू सिलेबस. एंड देन टाइप्स ऑफ क्लाउड. 3 तरीके के क्लाउड हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में समझते हैं: प्राइवेट, पब्लिक, एंड देन आपका हाइब्रिड क्लाउड. ठीक है. थर्ड टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज सर्विस मॉडल, है ना, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज वी हैव इन क्लाउड. तो 3 डिफरेंट तरीके के सर्विसेज हमको क्लाउड में अवेलेबल हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस दैट इज IaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस दैट इज PaaS, एंड SaaS आपका है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि जितने भी थर्ड पार्टी CSPs आपके हैं, जब हम इंफ्रा के सर्विसेज को यूज करते हैं तो क्या कंडीशंस के साथ हमें सर्विसेज मिलते हैं, उनके क्या फायदा है, क्या नुकसान है. ठीक है. नुकसान कुछ नहीं होता, लिमिटेशंस होते हैं बस. ठीक है. एंड देन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी सेम चीज मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म जब हमें एक रेडी टू यूज सर्विस को प्रोविजन करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत जब होगी, तो क्लाउड में जितने भी CSPs हैं दे सजेस्ट टू कॉन्फ़िगर दी सर्विसेज विद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. ठीक है. एक रेडी टू यूज सर्विस की जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वी स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ठीक है. यहाँ तक के डिस्कशन में हमने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है. ठीक है. ट्रेनिंग का डे 3 है एंड देन एजेंडा आज का जो है, क्योंकि एक जेनेरिक सा क्वेश्चन ना जब हम क्लाउड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बात ये आती है कि हाउ टू स्टार्ट विद स्पेशली पब्लिक क्लाउड, है ना. एंड पब्लिक क्लाउड में कोई सा भी क्लाउड आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो AWS क्लाउड हो, चाहे वो एजोर क्लाउड हो, चाहे वो आपका GCP क्लाउड हो, है ना. हर एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर का एक सिंपल सा रिक्वायरमेंट होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज अगर आपको प्रोविजन करना स्टार्ट करना है तो यू शुड हैव दी अकाउंट, है ना. amazon की हम लोग बात करते हैं तो amazon के 2 डिफरेंट बिजनेस हैं. जो पहला है उनका ई कॉमर्स का, है ना. तो ई कॉमर्स के जो भी प्रोडक्ट आप लोग परचेज परचेज करते हैं तो उसका एक वेबसाइट उन्होंने बता रखा है कि amazon.com पे जाओ. साइन अप हमें यहाँ भी करना होता है ना. कोई भी प्रोडक्ट उनका परचेज हम करना चाहते हैं तो साइन अप इज मैंडेटरी. आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत होती है जिसके थ्रू आप लॉग इन करते हैं, और कोई भी ई कॉमर्स का प्रोडक्ट आपको परचेज करना होता है, यू प्लेस दी ऑर्डर एंड ऑर्डर आपको रिसीव होता है. सेम तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज अगर आपको amazon से लेने हैं तो amazon ने बोला है कि URL तो सेम है. वी हैव जस्ट provided you the prefix aws.amazon.com. डोमेन इज सेम. ठीक है. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, amazon में जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज आपको कॉन्फ़िगर करने हैं जस्ट फॉर योर कंपनी यूजेस, तो आपको पहले इस URL पे जाके क्या करना पड़ेगा, साइन अप आपको करना पड़ेगा. ठीक है. साइन अप करने की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. और अकाउंट के टाइप्स की अगर मैं बात करता हूँ कि फ्री टीयर जो अकाउंट है, भाई मैंने फ्री टीयर क्यों लिखा है, ठीक है, तो उसका सीधा सा रीजन है कि जब हम स्टूडेंट लेवल से क्लाउड टेक्नोलॉजी को लर्न करते हैं, कोई भी सर्विस को हमें प्रोविजन करके देखना है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हर एक सिंगल सर्विस का आपको एक कॉस्ट, एक फिक्स अमाउंट है वो आपको क्लाउड प्रोवाइडर को देना होता है. ठीक है. तो क्लाउड प्रोवाइडर को देने के लिए इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट दोस्तों यही रहती है कि पहले अकाउंट सेटअप करो, एंड देन अकाउंट सेटअप के बाद यू कैन स्टार्ट सर्विस प्रोविजनिंग.
टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, कितने तरीके के अकाउंट एडब्ल्यूएस में क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोविजनिंग के लिए एडब्ल्यूएस ने अवेलेबल करा रखे हैं। तो पहला जो अकाउंट का टाइप है वो है बिजनेस, और दूसरा है दैट इज फॉर दी पर्सनल यूजेस। ठीक है। डिफरेंस दोनों में, अकाउंट क्रिएशन में तो कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे आप पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऐसे ही आपका बिजनेस का जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स आपके जो होते हैं, है ना, इस अकाउंट को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज फॉर दी आईटी कंपनीज। ठीक है। एंड देन ये जो आपका होता है, ये अकाउंट होता है आपका लर्निंग पर्पस के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं स्टूडेंट लेवल से जब आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो यू विल चूज दी पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो अकाउंट बनाने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होते हैं? तो प्री रिक्विजिट्स ऐसा एज सच कुछ है नहीं। यू शुड हैव दी ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी में आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस कैन बी योर कंपनी अकाउंट, है ना, कंपनी का जो आप ईमेल आईडी यूज करते हैं वो भी हो सकता है। एंड देन कंपनी का आपको यूज नहीं करना है तो पर्सनल जीमेल का, याहू का, है ना, जो भी हॉटमेल वगैरह आप यूज करते हैं, डोमेन कोई भी हो, यू शुड हैव दी वर्किंग ईमेल आईडी। ठीक है। एंड देन दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का। ठीक है। और ये जस्ट फॉर दी पेमेंट पर्पस आपको अपना कार्ड यहाँ पे इनपुट करना होगा, और वेरिफिकेशन के लिए कुछ बेसिक अमाउंट वहां से डिडक्ट ये लोग करते हैं, एंड वो रिफंड भी हो जाता है। ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग ये बात करते हैं कि अकाउंट हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, और वंस वी हैव दी अकाउंट, फिर उस अकाउंट में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे उस अकाउंट को मैनेज करना है, वो हम बात करेंगे जब अकाउंट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पूरा जो कोर्स आपका डिपेंड करता है ना, वो इस अकाउंट पे डिपेंड करता है। और इस कोर्स को पढ़ने के लिए कुछ लैब की ना बहुत अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती नहीं है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आपके पास है, आप आराम से उस सिस्टम को यूज करके पूरे कोर्स को आप पढ़ सकते हैं। ओनली रिक्वायरमेंट जो है मेरे एंड से वो है, यू शुड हैव दी प्रॉपर इंटरनेट। इंटरनेट के बाद सिस्टम कैसा भी मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन का है, पूरे कोर्स को अच्छे से आप कवर कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। ठीक है। तो आप में से कोई भी एक स्टूडेंट जिसके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अभी अवेलेबल हो उसके पास, एंड देन वो स्क्रीन शेयर कर सकता है, और मैं स्क्रीन अपना स्टॉप कर लेता हूं। ठीक है। कौन स्क्रीन शेयर करना चाहता है? अभी अकाउंट क्रिएट करके हमें देखना है, क्योंकि मेरे पास तो मेरा अकाउंट है। ठीक है। एनीवन वांट्स टू प्रेजेंट द स्क्रीन? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होना चाहिए, और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। हाँ जी। दोस्तों बताओ जल्दी, कोई भी आंसर करो इस चीज का। सर मैं शेयर कर लेती हूँ, 2 मिनट के हाँ। लिए मैं क्रेडिट कार्ड निकाल देती हूँ। हाँ ठीक है। लेट पॉज द रिकॉर्डिंग। ठीक है। अभी आप सिर्फ गूगल पे जाइए, एंड वहां जाके आप टाइप करें AWS फ्री टीयर अकाउंट। गूगल ओपन करिए पहले। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री टुडे। ठीक है। क्रिएट अ फ्री अकाउंट, क्लिक ऑन दिस। अभी सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी डालो जो आप वर्किंग है, और ये ईमेल आईडी से कभी आपने अकाउंट क्रिएट ना किया हो, मेक श्योर, है ना।
and then you can put your full name. ठीक है। सबसे पहले यू विल हैव टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी, है ना। तो आप इस ईमेल आईडी को लॉग इन करो, एंड देन इस पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो आपको एंटर करना है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं अकाउंट क्रिएट करने के, बट रिकॉर्ड करना है, दैट्स वाई, है ना। आप कोई पासवर्ड एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल 5 स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ कि जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप यूज करेंगे ना, उसमें इंटरनेशनल पेमेंट वाला जो ऑप्शन होता है ना, दैट शुड बी इनेबल, ठीक है। तो दो तरीके के देखो अकाउंट हम लोग यहाँ सेटअप करते हैं। आयुषी थोड़ा सा होल्ड ऑन करें यहाँ पे ना। साइन अप फॉर AWS में इसको प्लीज क्लिक ऑन नेवर दिस, ये पॉपअप जो आया है ना पासवर्ड सेव करने का। हाँ, इसको बंद कर दो आप ये, ठीक है। दो तरीके के अकाउंट यहाँ पे देखो आपको दिख रहे हैं, एक है बिजनेस और दूसरा है पर्सनल, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया है। बिजनेस जहां लिखा है वहां लिखा है फॉर योर वर्क, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्सनल में लिखा है फॉर योर ऑन प्रोजेक्ट्स, यानी कि वेन एवर यू आर जस्ट स्टार्टिंग एज अ लर्नर, देन यू विल हैव टू चूज दी पर्सनल। बिजनेस भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर ऑर्गेनाइजेशन नेम में यू कैन पुट एनी रैंडम नेम, बट आई ऑलवेज सजेस्ट टू क्रिएट विद पर्सनल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पर्सनल क्रिएट करो, है ना। ये जो चूज करना है पर्सनल चूज करिए पहले, ठीक है। नाउ पुट योर फुल नेम, एंड देन कंट्री कोड में आप +91, यू कैन टाइप +91। टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो आईसी जस्ट प्लस लाइन 1। आई सी जस्ट टाइप देयर +91, यस, इंडिया, एंड देन एंटर योर फोन नंबर, यस। स्क्रॉल डाउन, कंट्री और रीजन, अगेन हेयर यहाँ पे भी इंडिया आप सेलेक्ट करो, टाइप हेयर इंडिया, डू नॉट स्क्रॉल डाउन और अप, जस्ट टाइप इंडिया, यस, एंड देन स्क्रॉल डाउन। हाँ, यहाँ एड्रेस आपका ऑलरेडी उसमें आ गया है, इंडिया आ गया ना, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, तो आपका जो एड्रेस है रेंडमली वो आपको यहाँ पे पुट करना है, एंड देन चेक दिस बॉक्स, आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ द AWS, यस। मूव टू नेक्स्ट। नाउ यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन, ठीक है। ये वाला स्टेप एक बार बस स्क्रॉल डाउन कर लो आप, मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ फिल करनी होती हैं, ठीक है। तो आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड का या नंबर जो भी आप कार्ड यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी वीजा, रुपे या MX, है ना, जो भी आप कार्ड यूज करते हैं। कई बार दोस्तों एक चैलेंज आता है इसमें कि जो गवर्नमेंट बैंक वगैरह के कार्ड होते हैं ना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो जिनमें लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि वीजा कार्ड हो आपके पास या मास्टर कार्ड हो, MX का हो, रुपे हो, यही यहाँ पे आपके सपोर्टेड हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करो जल्दी से, आयुषी, मैं स्क्रीन आप पे स्टॉप कर रहा हूँ, ये स्टेप आप कंप्लीट करो एंड देन वी विल रिज्यूम अगेन, ठीक है। देखो स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन ही रहने देना। तो हाँ इसमें जी। पैन कार्ड का अगर डिटेल आप डालना चाहते हैं तो यू कैन पुट यस, एल्स यू कैन कीप इट नो, ठीक है। ओके। वेरीफाई एंड कंटिन्यू करो इसको आप आगे। टैक्स वगैरह के लिए वो रिक्वायर्ड होता है, अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाना होता है ईयर एंड में कि मैंने इतना सारा पेमेंट जो है वो AWS को भी किया था, तो उसका प्रूफ के लिए है बस वो, है ना। तो यू विल ठीक है। गेट दी OTP नाउ। हम्म।
ठीक है, ये 2 रुपये आपके डिडक्ट होंगे, 2 INR यहाँ पे लिखा है। एंड ओके। ये भी जो पेमेंट डिडक्ट हो रहा है जस्ट टू वैलिडेट वेदर योर कार्ड इज वर्किंग और नॉट, है ना। हम्म। एंड इमीडिएटली दे विल रिफंड दिस अमाउंट। हम्म, हम्म, सबमिट। Robin Schneider can Robin ठीक Schneider है, okay. आई थिंक, वेट वेट करिए, है ना। ठीक है, नाउ यू विल हैव टू कंफर्म योर आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट चूज हेयर पर्सनल यूज एंड देन ओनरशिप टाइप, क्लिक ऑन दिस, यू कैन टेक इट इंडिविजुअल, ठीक है। एंड पैन कार्ड, जस्ट गो अप, ओनरशिप टाइप, जस्ट पुट दी वैल्यू इंडिविजुअल, कीप इट इंडिविजुअल, बिकॉज वो सारे जो दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं ना वो अभी अलग हैं। तो अभी आप ओके। एक काम करिए, फिर से आप इसकी स्टॉप कर लो, पैन कार्ड में अपना जो डेट ऑफ बर्थ है एंड देन योर पैन नंबर, जस्ट एंटर एंड स्क्रॉल डाउन। ओके। ओके सर। एंड यहाँ पैन कार्ड का जो फ्रंट है ना वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसका फोटो कैप्चर करके। तो अकाउंट बनाने में टोटल आपका क्या है रिक्वायरमेंट, कि जैसे फोर्थ स्टेप तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो फोर्थ स्टेप इज आपको अपना जो पैन कार्ड है उसका फ्रंट फोटो लेना है एंड देन उसको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वो फाइनल कंफर्मेशन का आपको मैसेज आ जाएगा कि योर अकाउंट विल एक्टिवेट विद इन 24 आवर्स। तो ये बस आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, वो आपका बैकएंड से कुछ वेरिफिकेशन करते हैं और फिर आपका अकाउंट क्या है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब उसको यहां से आगे है लॉगिन करने का तरीका, कि अकाउंट जब हमारा क्रिएट हो जाता है उसको लॉगिन हम कैसे करते हैं और उस अकाउंट को मैनेज कैसे करना होता है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सिंपली लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे टाइप करना है AWS मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। AWS अकाउंट में ग्राफिकली जब हम लॉगिन करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, तो ऐसा कुछ कंसोल आपके सामने ओपन होके आएगा, ठीक है। अभी IAM सर्विस जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनकी सबकी मैं बात करूंगा कि यहाँ अकाउंट आईडी का मतलब क्या है, ठीक है। फिर IAM का यूजर आप जब बना लेंगे तो फिर उसके अगेंस्ट में ही अकाउंट आईडी आपको मिलता है एंड दैट इज द रूट यूजर आईडी, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है कि इन सब का मतलब क्या है, हम लोग जब IAM सर्विस को पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है कि आप अपने अकाउंट को, जो जिस ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया था उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ रूट का मतलब है सुपर यूजर, है ना। जब आप अकाउंट सेटअप करते हैं ना तो AWS आपको बोलता है कि जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट को सेटअप किया है वही आपका यूजर नेम होता है, और इस यूजर को सुपर यूजर का परमिशन है, दैट मीन्स कि 100% आपके अकाउंट में किसी भी सर्विस को क्रिएट करने के, डिलीट करने के, मॉडिफाई करने के, अपडेट करने के 100% राइट्स होते हैं, जो कि आप उस यूजर से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लॉगिन करने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है, यू विल हैव टू एंटर दी ईमेल आईडी फर्स्ट, ठीक है। तो ईमेल में आपने जो भी अकाउंट बनाया होगा, तो आई एम पुटिंग दी ईमेल आईडी फर्स्ट, @gmail.com। हर्ष, ठीक है ना ईमेल आईडी? Yes, yes, only sir. ठीक है, ईमेल आईडी डालना है एंड देन
कैप्चा कोड, तो इट इज VMN6D। ठीक है। एंड देन जो भी पासवर्ड आपने साइन अप के टाइम पे सेट किया होगा वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। ठीक है। हेलो। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। चलो ले antierne och de har missat vad ne har pärale no. एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, पासवर्ड एंटर करने के बाद विल शेयर अगेन। ओके। सर मेरे डॉलर जीरो कर देना। तो सिंपली करना क्या है आपको, यू विल हैव टू एंटर दी रूट यूजर ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड। और लॉगिन करने के बाद जो बेसिक आपका जो कंसोल है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में आपने जो भी डिस्प्ले नेम आपको आपने सेट किया होगा, जैसे इन्होंने हर्ष टैकी करके अपना नेम सेट किया है, फुल नेम। ठीक है। आयुषी अभी जो डिस्प्ले शेयर कर रहे थे तो उन्होंने आयुषी गुप्ता लिया था, तो वो नेम यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड ये वाला जो आईडी है ना, जैसे ही AWS में आप अपना अकाउंट सेटअप करते हैं तो ये 12 डिजिट का एक नंबर यूनिक आपको AWS सेट करके देता है, और ये ग्लोबली यूनिक होता है। मिलियंस ऑफ यूजर्स ने जितने भी अकाउंट क्रिएट कर रखे होंगे, ये वाला जो नंबर है ना ये यूनिक होगा। ठीक है। आपके अकाउंट की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है तो यू कैन क्लिक ऑन अकाउंट, और जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेट किया होगा, पासवर्ड वगैरह है ना, और अकाउंट आईडी, यहाँ से फोन नंबर वगैरह जो आपको रीनेम करना है वो आप कर सकते हैं बेसिक। ठीक है। एंड देन बेसिक होम पेज पे अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ आपको बता रहा है कि आपने इतने सारे सर्विसेज को अभी रिसेंटली विजिट किया है, ओपन किया है। ठीक है। कोई भी AWS से सपोर्ट आपको चाहिए होती है तो सपोर्ट के लिए आपका यहाँ जाके आप कोई भी केस ओपन कर सकते हैं। ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि अननेसेसरी कोई भी सर्विस का जब बिल आ जाता है तो उस बिल को बेव ऑफ कराने के लिए, रीइंबर्स कराने के लिए आप कैसे केस ओपन करते हैं। बट उसका प्रैक्टिस आपको एवरी टाइम करना नहीं है ना। जैसा मैं गाइड करूंगा वैसे ही आपको अकाउंट अपना सेटअप करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में ये पता चल रहा है आपको कि कौन से रीजन में आपने लॉगिन कर रखा है। ठीक है। तो ओवरऑल इस टॉपिक को पहले मैं कंक्लूड कर देता हूँ। AWS में बेसिक सा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हाउ टू स्टार्ट विथ पब्लिक क्लाउड या फिर AWS, तो बेसिक है आपके पास, यू शुड हैव दी अकाउंट। वंस यू हैव दी अकाउंट, इसके बाद आपको दूसरा जो इंफॉर्मेशन होता है क्लाउड में काम करने के लिए, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दी AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहला इसका जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। स्टेप 1 में एज अ यूजर आपने बोला कि सर मैंने अपना अकाउंट साइन अप कर लिया, आगे का प्लान क्या होता है। तो आगे का प्लान होता है दोस्तों सीधा सा, सर्विस का प्रोविजनिंग पार्ट। ठीक है। तो सर्विस प्रोविजनिंग में जनरली AWS ने क्या कर रखा है, जैसे आप लोगों को पता भी होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का जनरली जो बैकएंड आप अगर लेआउट उसका देखते हैं तो इसमें नथिंग इज अवेलेबल इन बैकएंड। वो एग्जैक्टली है क्या, एक डेटा सेंटर है। amazon ने बोला है कि मैंने मल्टीपल कंट्रीज में
अक्रॉस द ग्लोब अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स को स्टेब्लिश कर रखा है। उन डेटा सेंटर्स की कनेक्टिविटी भी आपस में है। क्लाइंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी मैंने दे रखी है कि जिस रीजन में, जिस फिजिकल लोकेशन पे आप अपने सर्विस को प्रोविजन करना चाहते हैं, वहां जाके आप मेरे फिजिकल डेटा सेंटर में थ्रू AWS कंसोल सर्विसेज को प्रोविजन आप कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोविजनिंग करने से पहले क्लाइंट का एक बिलीव होता है यहाँ पे। बिलीव में क्लाइंट आपसे या amazon से एक क्वेश्चन करेगा कि भाई मेरे पास जब ऑन प्रेमाइसेस मेरा डेटा सेंटर होता है तो वहां तो मेरे पास 100% राइट्स होते हैं सारी चीजों को प्लान करने के। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन माइंड में क्लाइंट के होता है ना, वो होता है सर्विस की हाई अवेलेबिलिटी को लेके, है ना, कि मैं आपके डेटा सेंटर में किसी भी सर्विस को, मेरे एप्लीकेशंस को जब प्रोविजन करूंगा तो आप डेटा की अवेलेबिलिटी क्या प्लान करके आपने अपने डेटा सेंटर्स को कितना हाईली अवेलेबल करा रखा है। और डेटा सेंटर का हाईली अवेलेबल का मतलब है कि अल्टीमेटली जब भी मैं कोई सर्विस आपके डेटा सेंटर में प्रोविजन करता हूं तो उस सर्विस की अवेलेबिलिटी को कैसे आप हाईली प्लान करके मेरे को देते हैं। मीनिंग कहने का यहाँ पे ये है कि एक डेटा सेंटर या एक सर्वर मेरा जब डाउन हो जाए तो मेरे एप्लीकेशन का, मेरे डेटा का क्या रिकवरी प्लान मेरे को आप अवेलेबल करा के देते हैं। तो पहले हर एक कस्टमर ये क्वेश्चन amazon से करेगा कि मेरे को पहले अपना जो बैकएंड है ना वो समझा के दो। एज अ कस्टमर पहले मेरे को ये ट्रस्ट बिल्ड करना है कि वेदर योर इंफ्रा, योर डेटा सेंटर्स आर एनफ कैपेबल टू रन माई प्रोडक्शन यूजेस। अगर मैं इस ट्रस्ट को बिल्ड कर पाया कि आप जो बैकएंड में पूरा फिजिकल इंफ्रा सेटअप करके बैठे हैं उससे मेरा जितना भी ऑन प्रोमाइसेस सेटअप है उसको माइग्रेट करके या तो मैं आपके क्लाउड पे ले जाऊं या फिर कोई नया एनवायरनमेंट भी मैं सेटअप करना चाहता हूं, तो पहले सबसे पहली मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो ट्रस्ट है एज अ कस्टमर वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के बिल्ड होता है कि नहीं। अगर मैं एग्री करता हूं, मेरे पास बेसिक कुछ क्वेरीज होते हैं एज अ कस्टमर कि सर्विस का लेटेंसी कैसे मैनेज करते हो आप, सर्विस का प्रोविजनिंग वे क्या रहता है, डेटा ट्रांसफर की पॉलिसी आपके यहाँ क्या होती है, डेटा की सिक्योरिटी की पॉलिसी आप क्या हमको लगा के देते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों का जब एक आंसर कस्टमर को मिलेगा तब कस्टमर बोलता है कि नाउ आई एम रेडी टू माइग्रेट माई इंफ्रा, एग्जिस्टिंग इंफ्रा टू योर क्लाउड। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए दोस्तों हम एक टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे जिसका नाम है AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करता हूं AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, पहला जो कंपोनेंट है जिसका नाम है रीजन, और दूसरा है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी, AZ बोलते हैं, और उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो ज्यादातर हम जब कोर्स को पढ़ेंगे ना तो मैं आपसे बोलूंगा AZ। ठीक है, तीसरा जो आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस है दैट इज एज लोकेशन, और फोर्थ जो आपका है दैट इज रीजनल एज लोकेशन। और भी होते हैं, है ना, लोकल जोन वगैरह भी होते हैं, लेकिन उनको समझने से पहले इन चारों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। रेस्ट ऑफ दी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स आपके आते हैं उनकी हम लोग आगे एक सर्विस पढ़ेंगे EC2, वहां पे मैं बात करूंगा आपसे। बट कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एज अ लर्नर इन चारों चीजों का क्लियरिटी होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि AWS क्लाउड के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में
रीजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका एक बार कलर मैं चेंज कर लेता हूं एंड देन वी विल स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजन। देखो, रीजन आपका कुछ ज्यादा ऐसा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। रीजन जस्ट अ जियोग्राफिक लोकेशन, है ना। एडब्ल्यूएस ने, amazon ने जब क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज मार्केट में देना स्टार्ट किया है ना, तो एज अ प्लान उन्होंने सबसे पहले कस्टमर को ये बताया कि दुनिया तो बहुत बड़ा है, मल्टीपल कंट्रीज है हमारे पास, फिर कंट्रीज के अंदर सिटीज है, ठीक है ना, जो कि हमें पता है। जैसे इंडिया है, तो इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्री है ना। इस कंट्री में मल्टीपल आपके क्या है, फिर सिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े सिटीज आपके हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, आपका पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना, चेन्नई हो गया। तो ये सब क्या है, बहुत बड़े, जहां से आईटी का बहुत बड़ा हब आपका प्रेजेंट होता है, बहुत बड़े कंपनीज हैं वो आईटी के। तो इन्होंने प्लान ऐसा किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि देखो, बिजनेस जो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस ऐसी जगह पे चलता है जहां से पहले से कस्टमर एग्जिस्ट करते हो। कोई सा भी बिजनेस का आप प्लान जब करते हैं ना, चाहे वो आपका एक सिंपल सी दुकान ओपन करने का, या एक्स वाई जेड जो बिजनेस आप प्लान करते हैं ना, बिजनेस हमेशा उस लोकेशन पे आपका ज्यादा चलता है जहां पे पहले से बहुत बड़ा आईटी का हब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने सीधा सा बोला कि यार, मल्टीपल कंट्रीज में मैं अपने डेटा सेंटर्स को लगाऊंगा, जिससे कि कस्टमर को ये थोड़ा सा बिल्ड या ट्रस्ट होगा कि इनका जो डेटा सेंटर है ना, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने सिर्फ रीजन को एक ऐसा नोटिफिकेशन दिया कि amazon ने बताया कि मेरे पास एक जियोग्राफिक लोकेशन है इस अर्थ पे, है ना, इस धरती पे ही एक ऐसा लोकेशन मैं आपको बता के दे रहा हूं जहां मेरा डेटा सेंटर होगा। एंड एक चीज ध्यान रखना है, रीजन इज नॉट द डेटा सेंटर। बहुत लोग कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ना कि व्हाट इज द रीजन, और सिंपली आप आंसर ये करते हैं कि रीजन इक्वल टू डेटा सेंटर। एग्री करते हैं ना सब लोग। दोस्तों, जो मैंने लाइन बोला, कभी भी आपको रीजन को एक डेटा सेंटर से नोटिफाई नहीं करना है। रीजन इज योर जियोग्राफिक लोकेशन। और इंडिया में अगर मैं बात करता हूं, जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो amazon ने बोला कि यार, इंडिया में मैंने दो प्रेजेंस अपने बना रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। पहला है मुंबई, और दूसरा आपका है हैदराबाद। तो मुंबई और हैदराबाद ये आपके होते हैं रीजन। बट चलो ठीक है, मैं आपको एक सिनेरियो यहां पे देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। amazon ने एज अ कस्टमर आपको बोला कि मुंबई क्या है, मेरा एक डेटा सेंटर है। अज्यूम कर रहा हूं मैं बस, मुंबई इज नॉट द डेटा सेंटर, मुंबई इज योर जियोग्राफिक लोकेशन। बट आपने बोला एज अ कस्टमर amazon को, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मुंबई में आपका डेटा सेंटर है। बट डेटा सेंटर में अगर मैंने अपना एक सर्वर यहाँ पे प्रोविजन कर दिया, और मुंबई तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिटी है कि वहां पे अर्थक्वेक वगैरह बहुत रैंडमली आते हैं, और अर्थक्वेक आया, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि आपका ये कंप्लीट डेटा सेंटर आपका क्या हो गया। मेरा एप्लीकेशन यहाँ चल रहा था, एक एप्लीकेशन नहीं, मैंने मल्टीपल एप्लीकेशंस को आपके मुंबई वाले डेटा सेंटर में प्रोविजन कर रखा था। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ये डेटा सेंटर पूरा कंप्लीटली क्या हो गया, नॉन लाइव हो गया। और नॉन लाइव हुआ तो उसका मतलब कि मेरा एप्लीकेशन का भी चलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो दोस्तों, आप मेरे को यहाँ इस चीज का आंसर करो कि क्या ऐसे कंडीशन पे कोई कस्टमर एडब्ल्यूएस के यहाँ पे अपना इंफ्रा सेटअप करेगा। नहीं। नहीं। एब्सोल्युटली नो। क्योंकि हर एक कस्टमर ये चाहता है कि कोई भी इमरजेंसी डेटा सेंटर में जब होती है ना, कोई भी
लंबा डाउन टाइम जब जाता है तो ऐसा नहीं है कि डाउन टाइम आपका ऑन प्रोमाइसेस नहीं होता है। ऑन प्रोमाइसेस में कितनी बार हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा बहुत लंबे समय के लिए एक एप्लीकेशन का इनएक्सेसिबल हो जाना, है ना, ट्रैफिक का लाइव ना होना, सर्विस का डाउन हो जाना, ये तो फ्रिक्वेंट नॉन इश्यूज है ना, वेल नोन है ये तो। क्योंकि जितने भी इंजीनियर बैठे हैं हम लोग मल्टीपल एक्टिविटीज में जाते हैं, और वो एक्टिविटी सिर्फ उसके लिए है कि एक सर्विस डाउन हो गया, पूरा ब्रिज आपका ओपन हो रखा है, मल्टीपल टीम्स उसमें एंगेज्ड हैं सर्विस को अप करने के लिए, तो वो तो आईटी में इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट amazon के साथ जब मैं एज अ न्यू कस्टमर एसोसिएट हो रहा हूं, तो मैं इस वाले डेटा सेंटर के लेआउट के बेसिस पे तो कभी भी अपने सर्विस को प्रोविजन नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे को यहां साफ दिख रहा है कि भाई चलो एक बार का डाउन टाइम है उसको मैं मैनेज कर लूंगा। कभी एक साल में 5 मिनट के लिए मेरा डेटा सेंटर डाउन होता है, उसको मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन इफ दिस इज हैपनिंग एवरी मंथ, आई कैन नॉट मैनेज। तो amazon से मैंने सीधा सा बोला कि भाई इफ यू हैव द सिंगल डेटा सेंटर, इस रीजन को ही अगर आप डेटा सेंटर बोल रहे हैं ना, तो मैं सबसे पहला कस्टमर ऐसा हूंगा, आई विल नॉट प्रोविजन माई सिंगल सर्विस इन योर इंफ्रा। amazon ने बोला कि कम ऑन, ये मेरा प्लान नहीं है। मैं थोड़ा सा यहां से आगे की चीज आपको बताता हूं। मेरे पास जियोग्राफिक लोकेशन का सिर्फ मतलब ये होता है कि in a particular country I have the particular location where I have created my data centers, और उनका नंबर जो है ना वो है एक से ज्यादा। और वो डेटा सेंटर आपके ऑन प्रोमाइसेस की तरह नहीं है जहां पे 10 रैक आपने लगा रखे हैं, उनमें सर्वर्स को इंसर्ट कर रखा है एंड देन यू आर स्टार्टिंग योर प्रोडक्शन। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे जो डेटा सेंटर्स है ना वो हाईली डिजाइंड हैं बैकएंड से, और वो डिजाइन ऐसे हैं, एक रैक का दूसरा रिडंडेंसी है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का चौथा है। बट वो है कैसे? तो amazon ने बोला कि मुंबई मेरा जो है ना इंडिया में एक जियोग्राफिक लोकेशन है जिसको टेक्निकली मैं अपनी लैंग्वेज में रीजन बोलता हूं, और इस रीजन को नोटिफाई करने के लिए मैंने इसको एक रैंडम नंबर दे रखा है एक फॉर्मेट के थ्रू, जिससे कि आप यूनिकली amazon में जितने भी रीजन्स हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी रीजन को आगे चल के मैंने अगर ऐसा कुछ बोला एपी साउथ 1, तो आप इसको क्या समझेंगे? हाँ जी, रीजन। किसी बच्चे को ये बोला कि आप अपने सर्वर को एपी साउथ 1 में क्रिएट कर दो, तो इसका मतलब क्या होगा? आई एम डेटा जस्ट सेंटर। रिलेटिंग टू दिस मुंबई रीजन। यानी कि मेरा कहने का मतलब वहां पे ये होगा कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सर्वर को कौन से रीजन में क्रिएट करना है? एपी साउथ 1 में। यानी कि या तो मैं मुंबई बोलूं या फिर उसको एपी साउथ 1 बोलूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि फ्रिक्वेंटली जितने रीजन्स में आप काम करोगे ना, 2 मंथ्स के अंदर अगर आप एक दिन में 2 बार भी लॉग इन करोगे ना, तो सबसे पहले एडब्ल्यूएस क्लाउड में काम करने से पहले, जैसे ही हम क्लाउड में इस कंसोल पे दोस्तों लॉग इन करते हैं ना, लॉग इन करते ही सबसे पहले हमारा नजर यहां पे जाना चाहिए कि एट प्रेजेंट कौन से रीजन में मैंने लॉग इन किया है। और आप यहां जैसे ही लॉग इन करोगे ना, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको जितने भी AWS के लाइव जो रीजन है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। मैंने आपसे बोला कि मुंबई, आई एम टॉकिंग अबाउट द एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक में 1 2 3 4 5 6 6 आपके रीजन आते हैं। यूएस में आपके 3 हैं, 4 हैं, वर्जीनिया है, ओहाइयो है, कैलिफोर्निया एंड ओरेगोन। ठीक है। सेम कनाडा में एक ही है अभी। यूरोप की बात करता हूं तो अगेन यहाँ पे भी 6 हैं। साउथ अमेरिका में आपका एक है। और कुछ रीजन आपके अभी मैं दिखाऊंगा सेटिंग्स में जाके, वो आपके डिसेबल्ड भी होंगे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रीजन्स आपके डिसेबल्ड हैं। अगर आप चाहें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया का रीजन आपको इनेबल करना है, हैदराबाद इंडिया में 2 रीजन है, तो हैदराबाद भी आपका यहाँ से क्या है, डिसेबल है।
अगर इनको आप यहां से जाके, डिसेबल का सीधा सा मतलब है कि इन पर्टिकुलर रीजन्स में आप सर्विसेज को प्रोविजन अभी नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लिमिटेशन कि यू कैन नॉट इनेबल। आपको सेलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन दी इनेबल, तो वो रीजन आपको यहाँ पे लिस्ट में आपको यहाँ दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ टू चेक कि कौन से रीजन में आप अभी प्रेजेंटली लॉग इन करके बैठे हैं। चलो इससे आगे मैं थोड़ा सा चलता हूं। तो एज अ कस्टमर आपने बोला कि amazon के पास अगर मुंबई एक सिंगल बिल्डिंग में अगर डेटा सेंटर होता ना, तो सबसे पहला कस्टमर मैं हूंगा। मैं आपके यहाँ कभी भी क्लाउड कंप्यूटिंग की तो सर्विसेज आपसे नहीं लेने वाला। amazon ने आपको सॉल्यूशन दिया है एज अ कस्टमर। उन्होंने आपसे बोला कि भाई मुंबई में मैंने क्या कर रखा है, आपको 3 डिफरेंट बहुत बड़े साइज में डेटा सेंटर्स और आपको अवेलेबल करा के दे रखे हैं, और इन तीनों ही डेटा सेंटर्स की आपस में मैंने रिडंडेंट मोड पे, यानी कि रिडंडेंट का मतलब है कि ये तीनों डेटा सेंटर भी आपस में प्रॉपर फाइबर के थ्रू इनकी कनेक्टिविटी मैंने कर रखी है। यानी कि इनिशियली आपने अगर कोई सर्विस अपना एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में प्रोविजन किया, तो जरूरत पड़ने पे आप चाहे तो इस वाले सर्विस को ऑन द फ्लाई आप माइग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहां से यहां ले जाना है तो यहाँ पे, एंड दिस माइग्रेशन विल हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। इट इज नॉट लाइक दिस माइग्रेशन विल टेक दी आवर्स और 2 आवर्स और 3 आवर्स, बहुत क्विकली, क्योंकि जो ये कनेक्टेड है ना वो हाईली फाइबर कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, जहां से डेटा ट्रांसफर आपको बहुत इजीली बहुत फास्टली आपको मिलेगा। तो अब कस्टमर ने बोला कि चलो ठीक है, एज अ कस्टमर मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड हुआ कि भाई मुंबई जो है ना आपका एक जियोग्राफिक लोकेशन है जिसको आप रीजन बोलते हैं, एंड देन इस रीजन में हाउ मेनी फिजिकल डेटा सेंटर्स यू हैव। उन्होंने बोला कि आई हैव दी 3 फिजिकल डेटा सेंटर्स, 1 2 3। इसका फायदा क्या हुआ, अगर इन केस आपका एक डेटा सेंटर डाउन जाता है तो आपकी जो सर्विस है ना, यहां भी आप माइग्रेट कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। और जनरली जब आगे चल के हम लोड बैलेंसिंग या ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, वहां पे हमेशा सजेशन यही होता है, एडब्ल्यूएस ने भी रिकमेंडेशन ऐसा दे रखा है कि नेवर प्रोविजन योर सर्विस इनसाइड द सिंगल डेटा सेंटर। हमेशा आपने बोला कि सर मेरी एप्लीकेशन के लिए 4 सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड आई हैव दी 2 फिजिकल डेटा सेंटर्स प्रोवाइडेड बाय एडब्ल्यूएस। तो एडब्ल्यूएस हमेशा बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट योर सर्वर्स इन सच अ वे कि 2 डेटा सेंटर अगर आपके पास हैं तो दोनों में से 2 सर्वर एक डेटा सेंटर में और 2 सर्वर आपके दूसरे डेटा सेंटर में होना चाहिए, जिससे कि फायदा क्या होगा, इफ वन डीसी विल गो डाउन यू हैव दी अनदर फेल ओवर डेटा सेंटर, जहां से आप अपनी एप्लीकेशन का रेस्पॉन्स करा सकते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। तो इन डेटा सेंटर्स को टेक्निकली amazon डेटा सेंटर नहीं बोलता है, amazon ने एक नाम इनको दे रखा है, और उसको amazon की टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, यानी कि मैं कभी भी एजेड बोलूं, राघवेंद्र थोड़ा सा होल्ड करिए, अभी हैंड रेस कोई नहीं करे है ना, मैं अभी टॉपिक फिनिश करूंगा एंड देन विल टेक योर क्वेरीज। अवेलेबिलिटी जोन हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे रीजन का एक कोड होता है ना दोस्तों, ऐसे ही एडब्ल्यूएस ने बोला है कि मैंने एजेड को भी नोटिफाई करने के लिए एक उसका भी मैंने कोड बना रखा है। और उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन ये रहता है, सबसे पहले आपको रीजन का कोड लिखना है, एंड देन प्लस पहला अगर डेटा सेंटर होगा तो उसको ए लिखना है, दूसरा डेटा सेंटर होगा तो उसको बी लिखना है, तीसरा अगर डेटा सेंटर होगा तो सी लिखना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हर एक कस्टमर के माइंड में ये आता है कि एज अ कस्टमर मैं ये कैसे चेक कर पाऊंगा कि एक फिजिकल
रीजन में या जियोग्राफिक लोकेशन पे हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन, हाउ मेनी डेटा सेंटर्स वी हैव टू प्रोविजन माई सर्विस। तो आप, ये बहुत इजी है इसको चेक करना। देखो, पहला तरीका तो अभी amazon ने यहां से हटा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जिस भी रीजन में आप लॉग इन करते हैं, सिंपल एक सर्विस का नाम आपको सर्च करना है। सर्विस है आपका EC2, सर्विस पे क्लिक करना है। EC2 का जैसे ही आपका होम पेज ओपन होगा, होम पेज पे ही जाके आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लिक ऑन द डैशबोर्ड, और यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन वी हैव इन नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितने अवेलेबिलिटी जोन बता रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सेम तरीके से अगर मैं मुंबई में स्विच करता हूं, देखो जैसे ही मैंने मुंबई पे क्लिक किया, नाउ आपका जो रीजन है ना, यहां से चेंज हो गया, क्या हो गया, मुंबई। और आप अगेन डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, डैशबोर्ड पे जाते ही आपको ये बता रहा है कि जोन का जो यूनिक आईडी है वो ये है। ये जो जोन आईडी है ना, ये आपका जब हम कमांड लाइन से काम करते हैं ना, तब इसका आपको जरूरत पड़ेगा। ग्राफिकली आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि जोन का जो नेम है, AP साउथ 1 तो आपका हो गया रीजन का कोड, एंड A मतलब अवेलेबिलिटी जोन पहला, B मतलब AZ दूसरा, C मतलब AP साउथ 1C, ये आपका क्या हो गया, तीसरा आपका जोन। अवेलेबल AWS ने करा रखा है कि 3 फिजिकल डेटा सेंटर मैं आपको यहां दे रहा हूं आपकी सर्विस को प्रोविजन करने के लिए। फायदा इसका क्या है कि आई हैव दी रिडंडेंसी। अगर एक डेटा सेंटर मेरा डाउन जाता है तो दूसरा है, दोनों जाते हैं तो तीसरा है, और तीनों ही जाते हैं ना तो AWS ने और भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास सामने आ रहा है कि यू कैन ऑल्सो इनेबल दी एडिशनल जोन्स। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केसेस में कस्टमर को जरूरत होती है, बिकॉज AWS ने प्रोएक्टिवली, देखो अभी हमारे पास AI के थ्रू इतनी एडवांस लेवल की मॉनिटरिंग भी अवेलेबल है कि किसी भी डेटा सेंटर को प्रोएक्टिवली हम मॉनिटर कर सकते हैं किसी भी इंसिडेंट को क्रिएट होने से पहले। यानी कि Amazon ने अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स में ऑलरेडी इतने हाईली मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगा रखे हैं जिनके थ्रू वो 0% डाउन टाइम को भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि मेरा जो सर्विस है ना, बाय डिफॉल्ट, जैसे आप एग्रीमेंट भी जब साइन करते हैं ना, तो 99.9% AWS बोलता है कि मेरा जो सर्विस का अप टाइम है ना, वो है इतना, सर्विस की अवेलेबिलिटी। मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने हाईली डिवाइसेस, इतने रिलायबल डिवाइसेस को लगा के बैठा हूं कि आपका जो ऑन प्रोमाइसिस डाउन टाइम है ना सर्विस का, वो मेरे कंपैरिजन में बहुत ही कम आपका होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, पहला आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। मुंबई एक रीजन है इंडिया में, उसमें 3 आपके अवेलेबिलिटी जोन आते हैं। सेम तरीके से मैंने आपसे बोला कि यार एक रीजन है आपका नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया का जो रीजन का कोड है वो ये है, US-East-1। और इस रीजन में टोटल आपके 6 अवेलेबिलिटी जोन AWS ने आपको 6 एजीज, ठीक है, 6 अवेलेबिलिटी जोन आपके पास हैं। तो कैन एनीबडी टेल कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी जोन का नंबर जो है, नेम जो है, वो क्या होगा? हाँ जी, One US East Yes, 1A. just one A. US ईस्ट 1A. 1A। दूसरे का क्या होगा? 1B। अब इसको ना याद करने का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन कोड एंड एन अवेलेबिलिटी जोन नंबर, और वो होता है ABCDE। सिर्फ पता ये करना होता है हमें कि कितने अवेलेबिलिटी जोन है। तो उसका पता करने का सीधा सा मतलब है, आप अपने कंसोल को लॉग इन करो एंड सर्च द EC2 सर्विस। सर्विस पे जाना है, जाने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, एंड देन स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल गेट दी हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स वी हैव। ठीक है,
रीजन और अवेलेबिलिटी जोन में कोई आपका क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिए आप, इससे रिलेटेड कोई भी। नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल मैंने क्या बताया आपका, एक बार मैं यहाँ छोटा सा एक डेफिनेशन लिख देता हूं। रीजन का जो मतलब होता है, इट्स अ जियोग्राफिक लोकेशन एंड डिसाइडेड बाय Amazon। ठीक है, दूसरा है आपका एजेड, अवेलेबिलिटी जोन का डेफिनेशन, इट्स अ फिजिकल डेटा सेंटर, इट्स अ फिजिकल डेटा सेंटर विच कम्स अंडर द रीजन। रीजन्स। ठीक है, एंड वन रीजन कैन हैव द मोर देन multiple data center. वन डीसी और एजेड। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना है कि एजेड हम किसको बोलते हैं, इट्स अ फिजिकल डेटा सेंटर विच कम्स अंडर द रीजन, वन रीजन कैन हैव द मोर देन वन डीसी और अवेलेबिलिटी जोन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एज लोकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज लोकेशन को समझना। देखो, अह, थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूं, आई नीड टू ड्रॉ समथिंग। सर एक डाउट है मेरा, पूछ सकता हूँ अभी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर मेरा डाउट है, जब रियल टाइम में भी काम करेंगे तभी भी हमें अवेलेबिलिटी वगैरह जोन चेक करने होते हैं क्या, कि हम किस जोन में काम कर रहे हैं कैसे? एग्जैक्टली, AWS में तो चाहे आप स्टूडेंट लेवल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट का पार्ट है, लॉगिन करते ही सबसे पहला चीज आपका होता है क्या, किस जोन में है? किस रीजन में है। जोन में रीजन्स। लॉगिन नहीं करते आप, ओके ओके, यू रीजन्स में। लॉग इन टू रीजन। रीजन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट। और मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया हूं अभी, कि प्रेजेंट में अगर हम देखते हैं तो कितने रीजन और अवेलेबिलिटी जोन हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा तरीका है, ये नंबर कोई फिक्स नहीं है ना, हाउ मेनी रीजन और अवेलेबिलिटी जोन वी हैव। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने एक बार चेक किया था तो 34 के आसपास थे, और ये नंबर आपका एवरी मंथ आपका इंक्रीज हो रहा है इस समय अगर देखते हैं तो, क्योंकि जैसे जैसे नए नए कस्टमर्स Amazon के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, वो फ्रिक्वेंटली अपने रीजन्स का काउंट, एजेड का काउंट, एज लोकेशंस का काउंट, रीजनल एज लोकेशंस का काउंट, इनको वो इंक्रीज करते जाते हैं। तो इसको याद नहीं करना है, इट इज नॉट द स्टैटिक नंबर जो AWS ने एक बार बता दिया और वो फिक्स है। आपको सीधा सा क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पहला ही लिंक आपका लिखा है यहाँ पे, क्या बता रहा है आपको ये, 36। हाउ मेनी रीजन्स एट प्रेजेंट। अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने रीजन्स हैं आपके, 36। और अवेलेबिलिटी जोन आई बिलीव 114। 114। ये 110 थे जब मैंने चेक किया था, नाउ इट हैज बीन 114। ठीक है, एज लोकेशन की बात करते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा है इस समय, आई थिंक 300 प्लस होने चाहिए, 700 प्लस। ठीक है, ये कितने हैं आपके, ये नंबर 700। बहुत फ्रिक्वेंट एक्सटेंड किया है Amazon ने। ठीक है, एंड रीजनल आपके अभी कितने हैं, 13 रीजनल। एक बार देख लेते हैं जस्ट टू क्रॉस चेक, 13 क्या है आपके रीजनल एज, कैसे बोलते हैं इसको, या फिर लोकेशन। ठीक है, तो ये नंबर आपका है 13। और रीजन में एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, एवरी रीजन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर रीजन, है ना। ये नहीं समझेंगे आपकी इंडिया में दो रीजन हैं, एक है मुंबई और एक है हैदराबाद, तो ये दोनों आइसोलेट है अपने आप में। क्योंकि कई बार आप जब
प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जो सर्विस मैंने मुंबई में क्रिएट किया है वो मेरे को कहाँ दिखेगा, हैदराबाद। हैदराबाद। जबकि ऐसा होता नहीं है। आइसोलेशन का मतलब है कि एवरी रीजन के जो रिसोर्स है ना, वो अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्योंकि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, तो आपके माइंड में ये होता है कि यार सबने कहाँ सर्विस क्रिएट कर दी। फोकस आपको सिर्फ क्या रखना है कि रीजन पे ध्यान रखना है। मुंबई में आप काम कर रहे हैं, तो जो सर्वर, जो स्टोरेज, जो की, जो सिक्योरिटी ग्रुप, जितने भी रिसोर्स, जो डेटाबेस, जहां भी आप क्रिएट करते हैं ना, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, वो रीजन स्पेसिफिक है। क्योंकि रीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिक लोकेशन है, एंड देन रीजन के अंदर वी हैव द मल्टीपल डेटा सेंटर्स विच इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी जोन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्विसेज जब आप प्रोविजन करोगे, सबसे पहले यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरी रिसोर्सेज एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, किस रीजन में मैंने अपने रिसोर्सेज को क्रिएट किया है। ठीक है, लेट्स डिस्कस दी एज लोकेशन नाउ। ठीक है, एज लोकेशन को समझने के लिए आप ये समझें कि आपने बोला कि सर लेट सपोज ये एडब्ल्यूएस क्लाउड का एक रीजन है ना, विच इज मुंबई। ठीक है, यानी कि आपने मुंबई रीजन के किसी भी डेटा सेंटर में एपी साउथ, एपी साउथ 1, यहां पे आपने एक सर्वर को क्रिएट किया। ये आपका सर्वर है। ठीक है, और यहां पे लेट सपोज करो आपने एक कोई भी एप्लीकेशन आपने रन कर रखा है। ठीक है, अब एक चीज आप बताओ कि जब इंटरनेट की जब बात होती है, तो इंटरनेट क्या एक स्पेसिफिक कंट्री से कॉमन होता है, या दैट इज सेम फॉर कंप्लीट वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड के लिए सेम होता है वो, है ना? क्या या ऐसा होता है कि एक एप्लीकेशन है जो फेसबुक है, दैट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द इंडिया ओनली, बाकी का फेसबुक ने, जैसे आपने सुना होगा चाइना में आई थिंक फेसबुक नहीं चलता नहीं। है ना, हाँ जी। उन्होंने बैन कर रखा है। तो ये सेटिंग करना मैं भी बताऊंगा जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, राउट 53, डीएनएस। तो डीएनएस क्या करता है, ट्रैफिक फॉरवर्डर का काम करता है ना। डीएनएस में एक सेटिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का। हम लोग रीजन भी डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया में कौन सी जगह से या फिर कौन सी कंट्री से मेरा जो ये एप्लीकेशन है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, और सब कंट्रीज से मेरा चलना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे प्लान करनी होती है। जैसे मैंने बोला कि यार मेरी एक एप्लीकेशन है, मुंबई में मैंने इसको प्रोविजन कर रखा है, और इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हर एक यूजर के पास कॉमन वे होगा, जो कि क्या है, हाँ जी, वाया इंटरनेट। ठीक है, अब एक चीज आपको देखो समझना पड़ेगा कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि इस एप्लीकेशन को ओनली जो मेरे यूजर्स होंगे वो कहां पे हैं, दिल्ली में है। क्या ऐसा जरूरी है कि ओनली दिल्ली के यूजर ही आपका amazon वाली जो साइट है उसको एक्सेस करते हैं दोस्तों? नो। वो एक ऐसी पॉपुलर वेबसाइट है जिसको कि पूरे दुनिया के कहीं किसी भी कोने से यूजर्स एक्सेस करते हैं। और जब amazon पे कोई सेल वगैरह आती है ना, बिग मिलियन सेल वगैरह वो लोग प्लान करते हैं, तो आपने एक चीज ये भी देखा होगा कि उस टाइम पे हर एक यूजर ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा एप्लीकेशन जो है ना वो लेटेंसी थ्रो नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं तो आजकल के लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि amazon पे कोई डिस्काउंट ऑफर आया, और अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से इंटरनेट नहीं चला, या फिर मेरे फोन में हैंग होना स्टार्ट हो गया, या फोन में इटसेल्फ एप्लीकेशन चलना बंद हो गया, तो उनको ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया लुट गई, है ना? कोई फोन था 30,000 रुपए का, अगर वो 20,000 में मिल रहा है ना, तो दूसरे दिन पूरा दिन उसका माइंड ऐसा रहता है कि यार मैं, मतलब क्या चीज मेरे से चला गया। तो जस्ट आई एम किडिंग, बट गिविंग द एग्जाम्पल कि
कस्टमर की डिमांड या एंड यूजर की डिमांड क्या होती है कि एप्लीकेशन, यार हमको तो एज अ कस्टमर नहीं पता ना कि amazon कौन से डेटा सेंटर में प्रोविजन हो रखा है एग्जैक्टली, या फिर डोमिनोज ने जो अपना, या स्विगी ने जितने भी एप्लीकेशंस बना रखे हैं, कि वो किस फिजिकल डेटा सेंटर में एग्जैक्टली चल रहे हैं। एंड यूजर को सिर्फ ये रहता है कि मेरा काम है उस एप्लीकेशन से जो सर्विस, जो फैसिलिटी मेरे को मिल रही है, उसको एज अ फीचर, एज अ ऑप्शन मैं उसको यूज करूंगा, और मेरा काम होना चाहिए विदाउट एनी डिस्टरबेंस। तो इट्स द प्रोबेबिलिटी कि एक सिंगल एप्लीकेशन को इंडिया में 4 डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस किया जाता है। पहला एप्लीकेशन क्या है? दिल्ली। दूसरा क्या है? पुणे। और तीसरा आपका क्या है? हाँ जी, मुंबई। बेंगलुरु। और फोर्थ हम हेड लोग मान लेते हैं इसको क्या? बेंगलोर। ठीक है। अब देखो amazon ने क्या कर रखा है। कैशे वर्ड किसने सुना है? कैशे हम किसको कहते हैं? सर कैशे मेमोरी होती है ना, हाँ, कैसे जो जिसमें वर्ड है डेटा। ना, उसका सीधा सा एक सिंपल मीनिंग होता है समथिंग विच कैन बी मेमोराइज, है ना। यस। उसको हम लोग कैसे बोलते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा दोस्तों कि हम कभी कभी एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको फर्स्ट टाइम जब हम ओपन करते हैं ना, तो उसके कंटेंट को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। करेक्ट है ना। यस सर। लेकिन वंस वी हैव दी वन सिंगल वेबसाइट, और उस वेबसाइट को हम दिन में 4 से 5 बार एक्सेस करते हैं, दैट वेबसाइट इज रेस्पॉन्डिंग टू मी क्विकली एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइम, है ना। यस। तो amazon ने भी क्या बोला है कि यार जब मेरे पास दिल्ली से कम लेट सपोज 100 यूजर्स मेरे एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो 100 यूजर्स को अगर ये एज लोकेशन पिक्चर में नहीं है, मैं उससे पहले का आपको काम बता रहा हूं कि क्या होगा। तो एवरी टाइम दोस्तों होता क्या है कि योर एपीआई रिक्वेस्ट विल गो टू द इंटरनेट फर्स्ट। हाँ जी, क्लियर है ना। हाँ जी, हाँ जी। एंड इंटरनेट से योर रिक्वेस्ट विल पॉइंट टू योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। हाँ जी। ठीक है। एंड इस प्रोसेस को होने में एवरी टाइम कितने मिली सेकेंड्स का टाइम लग रहा है? लेट सपोज 100 10। मिली सेकेंड्स आप इसमें देते हैं, ठीक है। बट कांट बी प्लान दिस थिंग। मैंने बोला कि यार क्या amazon ऐसा नहीं कर सकता? amazon को खूब पता है कि दिल्ली से बहुत बड़ा आईटी का ट्रैफिक इस एप्लीकेशन के लिए जनरेट होने वाला है। तो हर एक यूजर बोलता है कि यार 100 मिली सेकेंड तो बहुत बड़ा टाइम है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को जो रेस्पॉन्स है ना वो 2 मिली सेकेंड्स में मिलना चाहिए। तो amazon ने इस चीज को फिजिबल कराने के लिए एग्जैक्टली क्या किया है, इसने बोला कि मैं आपको एक एज लोकेशन का फीचर आपको अवेलेबल करा के दे रहा हूं। और एज लोकेशन पे होता क्या है, आपके बहुत बड़े अमाउंट में स्टोरेज के सर्वर्स होते हैं, या फिर आप इनको ऐसा समझ लें, दीज आर दी कैसे सर्वर्स। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन का ऐसा कंटेंट जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली किसी एप्लीकेशन से एक्सेस किया जाता है। जैसे मैं गूगल पे जाता हूं और दिल्ली में सबसे ज्यादा मैं ये सर्च करता हूं कि टेल मी द टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, तो उनकी लिस्ट मेरे सामने ओपन होके आती है। ऐसे ही मेरी तरह कम से कम 100 यूजर्स हैं जो कि दिन में कम से कम 10 बार यही सर्च करते हैं, टेल मी द टॉप 10 विजिटिंग प्लेस इन दिल्ली। तो बार बार अगर मैं ये कहता हूं ये चीज अगर पिक्चर में नहीं है, तो आपको पता होगा कि एवरी टाइम योर रिक्वेस्ट विल गो टू एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन विल गिव यू द रेस्पॉन्स। बट amazon ने क्या बोला कि यार मैं दिल्ली में एक काम करता हूं, एक अपना एक फिजिकल डेटा सेंटर लगाता हूं, और इस डेटा सेंटर में सिर्फ
लार्ज अमाउंट के, बहुत बड़े साइज में स्टोरेज के सर्वर्स लगा देता हूं, और इन सर्वर्स का सिर्फ काम होगा कि इस एप्लीकेशन से सिंक करना ओवर द इंटरनेट। यानी कि अगर यहां से दिल्ली के यूजर ने, किसी ने भी यहाँ एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट सेंड किया, और बार बार सेम टाइप की रिक्वेस्ट अगर ये यूजर भेज रहा है ना, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दी एपीआई रिक्वेस्ट एवरी टाइम एप्लीकेशन, आपको करना क्या है, उसके रिक्वेस्ट को कहां से रिजॉल्व करा देना है आपको? हाँ जी, नियर बाई से। कैचे कैसे कैचे सर्वर सर्वर। से, जो मेरे नियर बाई एज लोकेशन जी। होगा। Amazon ने इस चीज को एक एज अ सॉल्यूशन कस्टमर को दिया कि मैं आपको एक थर्ड, मेरा फिजिकल प्रेजेंस में बता के दे रहा हूं। इन कैसे सर्वर्स का काम क्या होता है, आपके एप्लीकेशंस के फ्रिक्वेंट डेटा को ये अपने पास स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। और ये जो टाइम है ना, बाय डिफॉल्ट 7 डेज होता है, बट इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो एक सर्विस मैं आपको पढ़ाऊंगा, टाइम अगर मिला तो। उस सर्विस का नाम है क्या दोस्तों? क्लाउड क्लाउड फ्रंट। फ्रंट। तो ये सीडीएन का एक सर्विस है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हम इसको बोलते हैं। कि जब भी हमको एक ऐसा कंटेंट विच इज एक्सेसिबल फ्रिक्वेंटली फ्रॉम योर एप्लीकेशन, तो हम क्या करते हैं कि एवरी टाइम आपके एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट को भेजने की बजाय आपके उस कंटेंट को एक एंड पॉइंट क्रिएट कर देते हैं कैशे सर्वर्स में जाके, या फिर एज लोकेशन पे, और वो एज अ रेप्लिका यहाँ पे स्टोर होगा। जब भी यूजर उस कंटेंट को फिर से एक्सेस करेगा, दैट कंटेंट विल सर्व फ्रॉम द एज लोकेशन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिन। एग्जैक्टली इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का मतलब होता है कि वेयर, दैट इज द लोकेशन वेयर योर एप्लीकेशन इज एग्जैक्टली रनिंग। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द ट्रैफिक टू ओरिजिन, सर्व दैट ट्रैफिक फ्रॉम द एज लोकेशन। इसका काम होता है ट्रैफिक को क्विकली रेस्पॉन्स कराने का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एज जी लोकेशन का सर। मतलब हाँ जी सर। क्लियर है ना? हाँ जी, नियर बाई। ठीक है। तो सेम, मोहित ने हैंड रेज किया है। यस मोहित। सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे मुंबई रीजन है चाहे हैदराबाद रीजन है, तो हम्म। हर रीजन में, हर मतलब जैसे जो भी मुंबई में जो भी प्लेसेस है वहां पर एक एज लोकेशन होगा ही एज होगा। लोकेशन होगा ही। ठीक है। और ये एज लोकेशन सर इसमें स्टोरेज मतलब स्टोरेज सर्वर भी होता है? स्टोरेज के सर्वर्स ही हैं इसमें, नथिंग इज देयर। ओके। देखो, मैंने एक आपको पीडीएफ भी मैंने एक अपलोड किया है, अगर आप पढ़ोगे जाके, ये फर्स्ट वाले मॉड्यूल में है ना। इसमें इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन भी मैंने बता रखा है आपको। अ, क्या सर है? इसका मतलब ये है कि सेकंड टाइम हमारा ट्रैफिक उस पे ना जाके एज डिवाइस से ही हमें रेस्पॉन्स करता यस, है ना? इफ यूजर इज ओके। अगेन सेंडिंग द सेम कंटेंट रिक्वेस्ट, दैट रिक्वेस्ट विल नॉट ट्रांसफर टू द ओरिजिन। एग्जैक्टली वो कहां से सर्व होगा ट्रैफिक? दैट ट्रैफिक विल बी सर्व फ्रॉम द एज एज लोकेशन। लोकेशन। क्या बोल रहा है? अ साइट दैट क्लाउड फ्रंट यूजेस, क्लाउड फ्रंट क्या है? एक सर्विस है जो कि एज लोकेशंस पे है। Amazon ने क्या कर रखा है, उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। क्लाउड फ्रंट यूजेस टू कैशे कॉपीज ऑफ योर कंटेंट फॉर फास्टर डिलीवरी टू यूजर्स एट एनी लोकेशंस। location. Edge locations are AWS sites deployed in major cities and highly populated areas across the ग्लोबल। globe. रीजनल एज लोकेशन का इन्होंने क्या बताया कि ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने नवंबर 2016 से स्टार्ट किया था। AWS अनाउंस अ न्यू टाइप ऑफ एज लोकेशन। ये भी एज लोकेशन ही होता है, लेकिन मल्टीपल एज लोकेशंस कैन बी कनेक्टेड टू। अब मैं यहां पे थोड़ा सा सिनेरियो आपको देता हूं। जैसे अब कस्टमर ने ये बोला कि भाई सर, यहाँ पे ना कुछ रिटेंशन हमें सेट करना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि मेरे डेटा का जो रिटेंशन पीरियड है ना, या 7 डेज होता है। यानी कि 7 डेज के अंदर किसी यूजर ने सेम टाइप का रिक्वेस्ट अगर
सेंड किया तो दैट ट्रैफिक विल बी सर्व फ्रॉम दी एज लोकेशन, एल्स आफ्टर 7 days अगेन यूजर विल हैव टू रिक्वेस्ट टू दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, यानी कि ओरिजिन पे ही जाएगा एंड देन ओरिजिन विल सर्व दी ट्रैफिक। कई कस्टमर ने इसमें ना कुछ चैलेंज मिला उनको, जैसे काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स वगैरह की जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, जहाँ पे हम फ्रिक्वेंटली सेम टाइप के कंटेंट को ब्राउज करते हैं, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन अमेजोन ने क्या दिया कि भाई एक काम करते हैं, मेरा एक ऐसा बिजनेस है कि मेरा मुंबई में तो एक्चुअल एप्लीकेशन चलता है, लेकिन इस एप्लीकेशन को 4 डिफरेंट सिटीज से यूजर्स एक्सेस करते हैं। अब पुणे वाला यूजर ये कहता है कि भाई मेरी एज लोकेशन से अगर डेटा चला गया तो फिर से ओरिजिन पे जाएगा रिक्वेस्ट एंड ओरिजिन विल सर्व दी ट्रैफिक। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे बीच में एक और मैं एक लोकेशन बता दूं और इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, रीजनल एज लोकेशन, यानी कि वन रीजनल एज लोकेशन कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल एज लोकेशंस। क्लियर है ना दोस्तों? इसका फायदा Yes, yes. सिर्फ ये रहता है कि एज कंपेयर टू एज लोकेशन, यहां पे जो डेटा की जो कैपेसिटी है ना, रिटेंशन जो है वो ज्यादा है, यानी कि अप टू 30 days यू कैन स्टोर योर डेटा वेयर, रीजनल एज लोकेशन पे। यानी कि इसका सिर्फ ओनली फायदा ये रहता है, और बहुत एक्सेप्शनल केस में हम इसको लेके चलते हैं, है ना। जब ट्रैफिक एज लोकेशन पे नहीं मिलेगा तो सेम एपीआई क्या करता है, रीजनल एज लोकेशन के पास जाएगा और यहाँ पे क्वेरी करेगा, कैन यू सर्व दिस पर्टिकुलर ट्रैफिक। अगर इसके पास वो ट्रैफिक कैशे में मिल जाएगा तो ये रिक्वेस्ट को फिर आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, योर रिक्वेस्ट विल बी आंसर्ड फ्रॉम दी रीजनल एज लोकेशन। Edge और यही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो, these sit between your CloudFront origin server and the edge location। CloudFront origin server क्या हो गया आपका, this is your origin and this is your edge location। Edge location। इन दोनों के बीच में क्या है आपका, रीजनल एज लोकेशन है, ठीक है। इसके बाद रीजनल एज कैसे हैज अ लार्जर कैसे बिट्स देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल एज लोकेशंस, है ना, because data expire from the cache at the edge location, the data is retained at the regional edge cache। यानी कि वो आपसे ये कह रहा है कि जो डेटा आपका एज लोकेशन से डिलीट हो जाता है ना आफ्टर अ पर्टिकुलर रिटेंशन पीरियड, दैट डेटा कैन बी रिटेन फ्रॉम द रीजनल एज लोकेशन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा प्लान AWS ने किया है आपके ट्रैफिक को हाईली रेस्पॉन्स कराने के लिए, हाईली अवेलेबल कराने के लिए, विदाउट गेटिंग एनी लेटेंसी। अभी ये टॉपिक ना फिनिश मेरा नहीं हुआ है, इस टॉपिक को कंप्लीटली जो मैं आंसर कर पाऊंगा ना, आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कमिंग क्लास में, उस टॉपिक का नाम होता है हाउ टू चूज बेस्ट रीजन फॉर योर सर्विस इन AWS। इस टॉपिक में हम 5 डिफरेंट तरीके की बात करते हैं, उन फैक्टर को पूरा एनालाइज करने के बाद एक कस्टमर ये डिसाइड करता है कि कौन सा रीजन मेरी सर्विस के लिए बेस्ट है। दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव विद प्रॉपर लेटेंसी, विद प्रॉपर स्पीड, विद प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर हाई अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे आगे चल के देखो, ये मैंने एक डायग्राम आपका डिजाइन कर रखा है, ठीक है। इस डायग्राम में कुछ नहीं है, रीजनल एज कैसे है, और ये वन एज लोकेशन, वन एज लोकेशन, दीज टू एज लोकेशंस कैन बी कनेक्टेड टू वन रीजनल एज कैसे या फिर एज लोकेशन। और आपका एक्चुअल में ओरिजिन क्या है, योर EC2 या फिर S3। एग्जैक्टली दिस इज द सर्विस which you have provision in AWS cloud। These are the end users जो कि आपके सर्विस को एक्सेस करते हैं। तो ट्रैफिक सबसे पहले एज लोकेशन पे जाता है,
एज लोकेशन पे डेटा नहीं मिलता है तो ट्रैफिक विल बी सर्व्ड फ्रॉम दी रीजनल एज लोकेशन। और यहाँ पे भी एक लंबे समय के बाद अगर डेटा नहीं मिलता है तो अगला फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो यही होता है, ट्रैफिक विल बी सर्व्ड फ्रॉम दी origin will make the replica to regional edge। कैसे? सेम वन रेप्लिका विल बी क्रिएटेड ऑन एज लोकेशन। तो अगेन यूजर फिर रिक्वेस्ट आपका सेंड करता है तो दैट रिक्वेस्ट विल बी सर्व फ्रॉम दी एज लोकेशन वेरी फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे किसी का कोई डाउट हो तो अभी आप इन चारों से रिलेटेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, एज लोकेशन एंड रीजनल एज लोकेशन, यू कैन आस्क प्लीज। यस, मेरा एक डाउट है कि हम लोग जब ये सर्विस रीजन सेलेक्ट करेंगे तब हम लोग ये भी सिलेक्ट करेंगे कि एज रीजनल इस लोकेशन कौन सा होगा। देखो, बाय डिफॉल्ट जब आप अपनी सर्विस को प्रोविजन करते हैं ना तो डिफॉल्ट तरीका जो आपके सर्विस से कम्युनिकेट करने का होता है ना उसमें ना रीजनल पिक्चर में आता है ना एज लोकेशन, बिकॉज ये दोनों ही सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट एडब्ल्यूएस आपको नहीं दे रहा है। क्लाउड फ्रंट की सर्विस अगर आप एडब्ल्यूएस से लेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए, अपने डेटा के लिए, तब आपका एज लोकेशन और रीजनल एज लोकेशन पिक्चर में आता है। बाकी का बाय डिफॉल्ट जो कम्युनिकेशन वे आपका होता है एप्लीकेशन से वाया इंटरनेट। ठीक है, डिफॉल्ट आपका ये पिक्चर में नहीं आते हैं। ओके, तो हम लोगों को क्लाउड फ्रंट सर्विस लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ये सब यस, पॉसिबल होगा। यस। तो इट शुड बी कंटेंट देखो, एक चार्ज। सीडीएन जो टेक्नोलॉजी होती है ना दोस्तों, सीडीएन टेक्नोलॉजी की ज्यादातर जो जरूरत होती है ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो स्ट्रीमिंग में, लाइव कोई आपको चैनल चलाना होता है, लाइव स्ट्रीमिंग आपको करानी पड़ती है, तब इस सीडीएन की जरूरत आपको होती है। बाकी का इंटरनेट और एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर्स हाईली इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ऐसा लेटेंसी का कोई इशू आता नहीं है। फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो लाइव आपके स्ट्रीमिंग्स होते हैं ना वहां पे सीडीएन की बहुत जरूरत आपको होती है, जहां कंटेंट को फास्टर वे में आपको डिलीवर कराना होता है। हाँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स है या फिर हॉटस्टार वगैरह में जो हम लोग ट्राई। हाँ राइट, हॉटस्टार में तो 100% सीडीएन की जरूरत होती है। सीडीएन एक आईटी का बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे कंपनीज तो इन हाउस ही आपका सीडीएन डिप्लॉय करके बैठे हैं जस्ट टू डिलीवर दी कंटेंट इन फास्टर वे। और इन हाउस नहीं कर सकते तो आप क्लाउड से ले लो, है ना, किसी थर्ड पार्टी क्लाउड से। तो उनके एज लोकेशंस हैं, रीजनल एज लोकेशंस है, वहां से फास्टर डिलीवरी आपका सर्व हो जाता है डेटा। क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, amazon के जितने भी डेटा सेंटर्स है ना वो डायरेक्टली आपके कनेक्टेड है। कैसे? इनसे, यानी कि डेटा सर्व होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका एक बार डेटा जब रीजनल पे कॉपी हो जाता है ना, क्योंकि ये इंटरनेट से कॉपी नहीं होता है, इन्होंने प्रॉपर प्राइवेट कनेक्टिविटी कर रखी है। रीजनल एज लोकेशंस आर कनेक्टेड टू डेटा सेंटर्स या अवेलेबिलिटी जोन्स, और स्टोरेज ये आपके भी एज लोकेशंस आल्सो कनेक्टेड टू डायरेक्टली डेटा सेंटर्स। तो ये यहाँ पे एक फायदा होता है डेटा को फास्टर डिलीवर कराने के लिए। ठीक है, हाँ जी। जी सर, सर। यहाँ पे इंटरनेट का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है इफ यू आर गोइंग फ्रॉम रीजनल एज लोकेशन टू डेटा सेंटर। नहीं, देखो, फ्लो की बात है, जब आपका डेटा एज लोकेशन पे भी नहीं मिलेगा, रीजनल पे भी नहीं मिलेगा, तब ट्रैफिक आपका कैसे जाएगा वहां तक, ओरिजिन तक? बाय वाया इंटरनेट। इंटरनेट। वाया इंटरनेट। मैं आपको इसका बैकएंड बता रहा हूं कि आपके इस एप्लीकेशन का जो डेटा है वो रीजनल एज लोकेशन पे एडब्ल्यूएस कॉपी कैसे करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इट इज कॉपिंग थ्रू इंटरनेट, ऐसा नहीं है। एडब्ल्यूएस ने बोला कि बैकएंड से मैंने अपने रीजनल एज लोकेशन को और एज लोकेशंस को डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है अपने डेटा सेंटर्स के साथ, है ना। दे हैव दी वीपीएन टनल्स कॉन्फ़िगर्ड इन बैकएंड, और वहां से वो आपके डेटा को कॉपी करते हैं। आपके लिए जो कम्युनिकेशन चैनल होता है ना वो वाया इंटरनेट होता है जब भी आपका एपीआई ओरिजिन पे जाना होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? अभी किसी ने हाँ क्वेश्चन जी। पूछा था जो? हाँ जी, वीपीएन। ठीक तो है। इंटरनली आप बता रहे हैं, इंटरनली इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इंटरनली वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो वो भी। आपको देखने को मिलेगा नहीं ना, मैं बैकएंड की आपको बस कनेक्टिविटी समझा रहा हूँ। ओके।
है ना, काफी जस्ट बेसिक फॉर है। योर इंफॉर्मेशन कि एक जेनेरिक सा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा ना कि सर रीजनल एज लोकेशन पे डेटा कॉपी कैसे होता है मेरा, है ना। राइट। तो वो जो तरीका है ना, दैट इज थ्रू दी टनल, दैट इज नॉट कॉपिंग ओवर द इंटरनेट। बट वो आपको कभी लाइव देखने को नहीं मिलेगा कि मेरा डेटा टनल के थ्रू कॉपी हो रहा है या फिर इंटरनेट से आ रहा है। ये प्लानिंग बैकएंड में एडब्ल्यूएस की है, हाउ दे हैव कनेक्टेड और इंटरकनेक्टेड देयर रीजनल एज लोकेशंस एंड एज लोकेशंस विद द डेटा सेंटर्स। ठीक है, तो आज का जो क्लास हमारा है यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। कमिंग वीकेंड से जो है हमारा एक ये मेरे को छोटा सा टॉपिक आपका कवर करना है, हाउ टू चूज द बेस्ट एडब्ल्यूएस रीजन फॉर योर सर्विस, जिसमें कि प्राइसिंग, सिक्योरिटी कंप्लाइंस क्या रिक्वायर्ड है आपकी एप्लीकेशन के लिए, एडब्ल्यूएस से वो मैच करते हैं कि नहीं, आपके एप्लीकेशन को जो यूजर एक्सेस करेगा उसका एग्जैक्टली लोकेशन क्या होता है, लेटेंसी क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी। इनको समझने के बाद हम लोग अगले वीकेंड सबसे पहला सर्विस एडब्ल्यूएस में पढ़ेंगे, जिस सर्विस का नाम होगा बीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो इस सर्विस को पढ़ने के लिए बेसिक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग क्लाउड पढ़ने आते हैं ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये ऑब्जर्व किया है कि लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आईपी क्या होता है। और ये बहुत नेगेटिव है एक आईटी इंजीनियर के लिए कि आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप ये नहीं बता पाते कि प्राइवेट आईपी क्या होते हैं, है ना, एंड देन पब्लिक आईपी क्या होते हैं, गेटवे आईपी क्या होता है, ठीक है, सबनेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब क्या होता है ना, राउटर का मतलब क्या होता है, स्विच का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एज अ ट्रेनर फिर मेरी मजबूरी यहाँ पे ये हो जाती है कि या तो मैं आपको बीपीसी समझाऊं पहले, या फिर पहले इस बेसिक चीजों को समझाऊं। तो आइडियली तो होता है ऐसा है कि प्री रिक्विजिट में जो लोग क्लाउड की ट्रेडिंग करने आए ना, उनको बेसिक नेटवर्क क्लियर होना चाहिए, बेसिक लिनक्स की नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन बेसिक नेटवर्क, जैसे सीआईडीआर वैल्यू क्या होता है, आईपी के क्लासेस कितने होते हैं, ठीक है, इनके क्लासेस के रेंज क्या होते हैं, ठीक है, सबनेटिंग का मतलब क्या होता है, हम आईपीस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आईपी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सब चीजों की मैंने पहले से अपने रिकॉर्डिंग्स बना रखे हैं। तो होमवर्क में कम से कम 7 वीडियोस में आपको अपलोड करके दूंगा ई लर्निंग पे ही, ठीक है, जहां आप अपने वीडियोस को एक्सेस करते हैं, वहां पे एक मॉड्यूल में क्रिएट कर दूंगा बेसिक नेटवर्क करके, है ना। तो आपको अगले क्लास में आने से पहले, और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग भी अगले क्लास में आएंगे, और बीपीसी उन लोगों को ही समझ में आएगा जिनको ये चीजें पहले क्लियर होंगी, एंड मेरे से कोई ऐसा रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा। आई विल ओनली आंसर योर क्वेरीज रिलेटेड टू दीज, बट ये आप बिल्कुल स्क्रैच से मेरे से नहीं पूछोगे सर टेल मी सीआईडीआर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको अच्छा खासा मैं वर्क फ्रॉम आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपको करके आना है एट एनी कॉस्ट। ये सब कुछ आप पढ़ के नहीं आओगे वो मेरे लिए चलेगा, उसको मैं समझा दूंगा, लेकिन ये चीज समझाना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगेन मैं इन चीजों को आपको समझाऊंगा ना तो 2 क्लास मेरे को अलग से फिर लगाने पड़ेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इनको रिकॉर्ड कर रखा है, तो सबको क्या करना है, इनको कंप्लीट करके जरूर आना है। ठीक है, डन सर। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट एंड देन आई विल टेक योर क्वेरीज। ठीक है।